क्या हो रहा है? इज द वर्ल्ड ऑर्डर चेंजिंग? Many of them go to China. बिल्कुल, हम दोनों का महेश हो चुका है अब तो। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजन विद एम। नमस्कार, हमारे मित्र कपिल गुप्ता जी आज फिर हमारे साथ हैं। 2 या 3 बार हमारे चैनल पे आ चुके हैं। इनके वीडियो सारे वायरल हुए हैं। दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और एक अपने भारत की उम्दा वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के लिए काम करते हैं। कई बार मैं जब खो जाता हूँ या तो किताबें पढ़ता हूँ या कपिल जी को फोन लगाता हूँ। और अभी जो हाल है दुनिया का, स्पेशली मिडिल ईस्ट, इससे भारत पे और दुनिया पे काफी असर पड़ रहा है। सो कपिल से ये जो वार्तालाप होगा काफी ओपन एंडेड है कि समझना चाहते हैं कि ये जो भी हो रहा है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, सबसे पहले कपिल क्या हो रहा है? इज द वर्ल्ड ऑर्डर चेंजिंग? First of all, Ajay, thanks for having me. Always a pleasure to talk to you. So, world order तो change हो रहा है, ये हमारे सामने हो रहा है. We can see it. इसको कई तरीके हैं देखने के, एंड सबका अपना अपना तरीका है. द वे आई सी इट, यूएस उस ओवर एक्सटेंडेड सुपर पावर की तरह है आज, जो 3 कंस्ट्रेंट्स में फंस गया है. अच्छा, जो हम बोल रहे हैं मनी, मटेरियल एंड मैन. वाह, मनी, मटेरियल एंड मैन. Money का every overextended superpower in human history runs into some of these constraints. क्या बात है, okay. मनी का कंस्ट्रेंट, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट पे कंस्ट्रेंट है यूएस के, एंड आई विल टॉक इन लिटिल मोर डिटेल इन अ मिनट. सेकेंड इज मटेरियल कंस्ट्रेंट कि ये कंट्री 40 साल से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ पे है. फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रही है, मटेरियलाइजेशन इकोनॉमी की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, वो नीचे जा रहा है. और जिसकी वजह से यूएस के डिफेंस पे ही कंस्ट्रेंट आना शुरू हो गया, बिकॉज यूएस का डिफेंस प्रोडक्शन बहुत कुछ, सप्लाई चेन्स आर एक्सटेंडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट पर्टिकुलरली मेनी ऑफ देम गो टू चाइना. बिल्कुल, रेयर अर्थ की, जैसे बिल्कुल पूरी दुनिया को पता चल गया, राइट. और तीसरा कंस्ट्रेंट है मैन का. मैन का कंस्ट्रेंट मेरा मतलब ये नहीं है कि डेमोग्राफी यूएस का हैज रन इनटू ट्रबल. यूएस's political will to commit men on the ground, troops on the ground, is gone. सो इराक और अफगानिस्तान वॉर के बाद अब देखिए, ओबामा का पीरियड देख लीजिए या बाइडन या ट्रम्प, अंटिल रिसेंटली इट वाज वेरी क्लियर दैट फाइनेंशियल सैंक्शंस यूज करो, डिप्लोमेटिक प्रेशर यूज करो, ये तरीका है. ठीक है. सोल्जर्स कमिट मत करो. अफगानिस्तान में सोल्जर्स कमिट किए थे, तालिबान से अफगानिस्तान लिया, 20 साल में वापस उनको कर दिया, पैसा खर्च करके और सोल्जर्स लगा कर. सो द लर्निंग इज कि इसमें फंसना नहीं. दे वांट वेनेजुएला स्टाइल regime change, efficient, quick, लीस्ट कैजुअलिटीज, उस तरह का यूएस का है. ठीक है. सो ये तीनों कंस्ट्रेंट्स यूएस के ऊपर आ गए. वाह. एंड देयरफॉर यूएस's ability to project economic power, military power is now compromised heavily, and it is increasingly getting compromised. जो चीज मुझे लगता है ये सबको पता चल रही थी, ईरान वॉर ने यूएस ने खुद ही रिवील कर दी है. पहले पर्दे के पीछे थी, अब Yes, पूरे एक्सपोज सामने हो आ गए गए, हैं. क्या सामने. क्या बात. सो मैं द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट इट, मेरे हिसाब से, अगर मैं सबका निचोड़ निकालूं, तो ये पूरा सिस्टम यूएस का है, चाहे वो 1945 से पकड़िए आप या 1980 से पकड़िए, जी. पिक अप पिक, ये टू वे रिलेशनशिप, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पे खड़ा है. एक साइड है डॉलर, जिसके साथ उसकी पूरी फाइनेंशियल पावर, इकोनॉमिक पावर, बैलेंस शीट पावर है, और दूसरी साइड है यूएस की मिलिट्री पावर. बिल्कुल. एंड डॉलर की पावर और ताकत. यस, और मिलिट्री माइट. मिलिट्री का, सो बिल्कुल. एंड they reciprocate each other in the sense that अगर यूएस मिलिट्री को पावर प्रोजेक्ट करनी है इराक में, तो डॉलर का वो चाहिए. बेसिकली दोनों को ही शस्त्र की तरह यूज करता है. यस. और अगर डॉलर ट्रबल में है तो यूएस मिलिट्री बैक्स इट अप. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ सद्दाम हुसैन वांटेड टू सेल हिज ऑयल इन यूरोप, देन यूएस मिलिट्री हैड टू इंटरवीन और समथिंग लाइक दैट. अच्छा. सो ये डॉलर की हेजमनी और यूएस की मिलिट्री पावर की हेजमनी, सुपर पावर, ये दोनों एक दूसरे को बैक करते थे. अब
इफ यू ये स्टोरी स्टार्ट होती है इसकी अनवाइंडिंग की, इस रिलेशनशिप में क्रैक आने की स्टोरी स्टार्ट होती है 2014 से मेरे हिसाब से। वैसे जीएफसी भी बोल सकते हो, बट आई थिंक 2014 से स्टोरी रियली स्टार्टेड टू टेक। ओके ओके 2014 में पहली चीज हुई, चाइना स्टॉप्स बाइंग यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स यस and it starts rotating its surpluses into mines and material and all that. So long term thinking. एंड गोल्ड Yes. So first red flag on the system is कि यूएस डॉलर पे फर्स्ट रेड फ्लैग आया, चाइना स्टॉपिंग टू बाय यूएस ट्रेजरीज। सेकंड रेड फ्लैग आया पेंडेमिक में, जहां यूएस गवर्नमेंट की डेट टू जीडीपी 20% से बढ़ गई, 15-20% से बढ़ गई 2-3 साल में, जिनको टिपिकली 5-10 साल लगते हैं वो 2-3 साल में। तो आपका एक्सेलरेटेड वे में डेट डायनेमिक खराब हुई। जी एवरीबडी इज वॉचिंग दिस। हम्म जो डेट होल्डर्स हैं हम्म यूएस गवर्नमेंट के, दे आर वॉचिंग कितनी सप्लाई इतना डायनेमिक खराब हो रही। तीसरा रेड फ्लैग आया 2022 में, व्हेन यूएस फ्रोज रशिया's फॉरेक्स रिजर्व्स। यस तो इट रेज्ड अलार्म बेल्स एट द सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड कि ये तो मतलब क्या वेपनाइजेशन। है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चौथा रेड फ्लैग आया 2023 में, जब यूएस का इंटरेस्ट बर्डन एक्सीड्स यूएस डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो अपनी बात 2-3 बार हो चुका है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। पांचवा रेड फ्लैग आया जब मार्जिनल प्राइस सेटर ऑन यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड, marginal buyer is no more central banks but private markets, Hedge and funds. that too hedge funds. छठा रेड फ्लैग आया जब स्कॉट बेसेंट रियलाइज्ड कि लॉन्ग एंड पे डिमांड नहीं है, सप्लाई शॉर्ट एंड पे करो। तो अगर आप 6 महीने 9 महीने के बिल्स इशू करके फंड कर रहे हो यूएस गवर्नमेंट को, तो उसका रोल ओवर भी बढ़ता रहेगा फ्रीक्वेंसी। सातवां रेड फ्लैग स्टार्ट्स विद टैरिफ वॉर इन 2025 कि यूएस की मार्केट्स आर नो मोर ओपन, यूएस की इमिग्रेशन इज नो मोर ओपन, विच वॉज द प्रॉमिस कि ये ओपन रहेगा। एंड आठवां रेड फ्लैग इज फेड की इंडिपेंडेंस के पे सीरियस क्वेश्चन। सो माय पॉइंट इज दैट ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं जिसको हमें इसी तरह से ही सोचना चाहिए कि ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, दिस इज अ क्यूमुलेटिव steps and उसका affect more and more, which is now creating trust deficit with the United States on the economy side, financial side and all. जो ईरान वॉर है, मुझे लगता है दिस इज नाउ ट्राइंग टू स्ट्रेस दिस रिलेशन फ्रॉम द मिलिट्री साइड। एंड मुझे लगता है ईरान वॉर 3-4 बड़े सवाल खड़े करता है। पहला कि यूएस की जो कन्वेंशनल वॉर में सुपीरियोरिटी है वो किस हद तक है इन दिस न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन्स एंड ऑल दैट स्टफ। कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी उस पर क्वेश्चन मार्क उठता है, राइट, वैल्यू फॉर मनी, बैंग फॉर बक। बट इससे ज्यादा मुझे लगता है यूएस पहले ही वेपन प्रोक्योरमेंट स्लो हो रही थी, अगर आप डेटा देखो यूएस का। जी जी अब इन्वेंट्री ड्रॉडाउन भी है बिकॉज ऑफ वॉर फाइट कर रहे हो। पिछले साल 12 दिन का वॉर फाइट किया, फिर दोबारा 1 महीने से ऊपर हो गया। रिप्लेनिशमेंट इसकी स्लो होगी बिकॉज आप चाइना पे डिपेंडेंट हो गए। और चूंकि आपने कह ही दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं भी कम हो गया है। हाँ, तो आपको चाइना से सेकंड एम जो आपने कहा मटेरियल। यस यस। सो 70% आपकी डिपेंडेंस रेयर अर्थ की चाइना से है। सो वहां कंस्ट्रेंट आ गया। बट आई थिंक इससे भी इंपॉर्टेंट चीज अजय मुझे लगता है कि अगर आप यूएस के एलाइज हो 40 साल से, गल्फ कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल, क्या कैलकुलेशन आप आज करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि 40 साल से एक भरोसे पे दुनिया चल रही थी कि अगर आपकी कंट्री में यूएस का मिलिट्री बेस है तो आप पे अटैक नहीं हो सकता। आज अटैक हो इसी वजह से रहा है कि बेस है। क्या बात, करेक्ट। सो गल्फ एलाइज को ये कॉल लेनी है कि आज ऑयल डॉलर में बेच के और उसका सरप्लस यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पार्क करके, क्या हम वो सिक्योरिटी अलायंस की कुछ वैल्यू बची है कि नहीं बची, तो उसका प्रीमियम क्या है। सो दिस पेट्रो डॉलर सिस्टम के ऑयल इज सोल्ड इन डॉलर्स, डॉलर से जो पैसे आए वो वापस यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में गए, तो उसकी बैलेंस शीट फंड हो रही है, ऑल दैट स्टफ। दैट इज नाउ गल्फ एलाइज विल हैव टू टेक अ कॉल कि इसका क्या। अमेजिंग इनसाइट कपिल। एडवर्सरीज क्या कैलकुलेशन करेंगे? चाइना, रशिया, वो देख रहे हैं सब कि आज यूनाइटेड स्टेट्स विच इज द बिगेस्ट नेवी इन ह्यूमन हिस्ट्री कह सकते हैं, उस कंट्री को सब्जुगेट नहीं कर पा रही है जो 25 साल से सैंक्शंस में है, राइट। न पैसे न हथियार और अकेला। और आप हेल्प मांगने जा रहे हो चाइना की, जिससे आप टैरिफ वॉर लड़ रहे हो, और आपका सपोजिटली एडवर्सरी नंबर 1 है।
या आप रशिया का ऑयल बिकने अनसैंक्शन दे कर रहे हो जिसका क्रेडिबल एविडेंस है कि वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, राइट? सो दिस रिलेशनशिप, टू वे रिलेशनशिप इज क्रैकिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, हम्म एंड इसकी ह्यूमंगस इंप्लीकेशंस होंगी मुझे लगता है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, यूएस के लिए, एंड मुझे तो लगता है इकोनॉमिक्स के लिए। वाह, इकोनॉमीज के लिए तो है ही, इकोनॉमिक्स के लिए समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। देखो, मेरे समझ में पिछले 100 साल में टू इवेंट्स चेंज द इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट एज वी अंडरस्टूड इट। अच्छा। एक तो है ग्रेट डिप्रेशन 1929 का, राइट? उसके बाद इकोनॉमिक केन्जियन इकोनॉमिक्स स्केल कि गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में बढ़ाओ, बस। प्राइवेट केन्स की इनसाइट क्या थी अजय, कि केन्स के आने से पहले दुनिया ये सोचती थी कि कॉर्पोरेट और हाउस होल्ड प्राइवेट सेक्टर है, हम्म गवर्नमेंट को साइड में रखो। हम्म अगर स्लो डाउन आया है तो ये सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म है, हाँ, कॉर्पोरेट थोड़ा काटेगा, टॉप लाइन डिमांड स्लो कम होगी फिर कि एक लेवल पे सेल्फ कैपेसिटी एडजस्ट ऐसे होगा। लेवल पे आ यस, जाएगी जब उनको लगे केपेक्स करना ही पड़ेगा, तो करेक्ट। न्यू बाय द टाइम जो इनएफिशिएंट कंपनीज हैं वो डाई हो जाएंगी, तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से नई साइकिल आएगी। तो केन्स एक्सप्लेन कि ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं, सेल्फ फुलफिलिंग है, ऑपोजिट है। विशियस साइकिल। ये विशियस साइकिल है। तो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट 5-7% से 25% हो गया ड्यूरिंग डिप्रेशन में, तो इकोनॉमिक्स का कोर्स चेंज हुआ। Second big event in course of economics is 70s का stagflation, where monetary system was changing. डॉलर पे बड़े क्वेश्चन मार्क उठे, डॉलर की एबिलिटी टू मेंटेन पेग विद गोल्ड वाज क्वेश्चन, 1971 में ब्रेक भी यस हुआ, यस। राइट? सो वहां से इकोनॉमिक्स फिर दोबारा चेंज हुई एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन कि गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में कम करो, गवर्नमेंट इज नॉट द सोल्यूशन, गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम। सो डिप्रेशन के बाद फिजिकल स्पेंडिंग, गवर्नमेंट वाज द सॉल्यूशन। या फिर 71 का गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम, गवर्नमेंट को कम करो। ये यस, पेंडुलम है हिस्ट्री है, का, वो तो है, वो तो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, उसके हमेशा। गैप्स आते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? वो राइट, कहते हैं ना, आउल ऑफ मिनर्वा फ्लाइज एट डस्क। क्या बात है। सो मिनर्वा इज अ गॉडेस ऑफ विजडम, राइट? तो उसका जो उल्लू है वो शाम को ही होता है, विजडम देर से आती है, क्या बात राइट? तो जब वो सिस्टम को हम पूरा स्ट्रेच करके ले जाते हैं, जब उसके पूरे के पूरे चिंक्स बिकम टू मच है। क्रैक्स वही एंड ऑल ठोकर दैट। जब पूरी खा चुके होते हैं या तभी दिमाग आता है। सो सो आज हम इकोनॉमी, मुझे लगता है कि वी आर लिविंग थ्रू पीरियड्स एंड इकोनॉमिक्स विल बी सीन अगेन वेरी डिफरेंट, इट विल गो बैक टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। आपको बताता हूँ, जॉन मेनर्ड केन्स मेरा फेवरेट इकोनॉमिस्ट है, एंड देयर आर डिसएग्री, यू कैन हैव डिसएग्रीमेंट्स विद हिम, बट पूरे अपने करियर में केन्स ने एक कोर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लिया है, so, एक क्वार्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड ही अच्छा, रोट जनरल थ्योरी किताब जिसने चेंज द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स गजब फॉर गुड किताब। और बैड, यस, व्हाटएवर इट इज, नो नो, गुड। बिकॉज दीज वर philosophers and mathematicians and historians and philosophers and those kind of things. मुझे याद है आपने पिछले वीडियो में एक पैराग्राफ बताया था Hmm. कि एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन को क्या क्या Yeah, होना yes, चाहिए। कपिल, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, yeah, शायद दिवाली में आ जाए। क्या बात मैंने है, कोट किया है उस चीज को yes, कि यार उस जमाने में क्या बोल गया है वो yes, आदमी। exactly. सो वही इकोनॉमिक्स हमें पढ़ने, वो ही समझना पड़ेगा। ये जो जेनेट येलेन और बेन बर्नानकी की इकोनॉमिक्स है, जी। जेनेट येलेन ने क्या बोला, आप उसका इंटरव्यू था, मैं सुन रहा था। सो शी सेड कि देखो, व्हेन वी वर इन इकोनॉमिक्स स्कूल, वी वर ओनली, वी वर नॉट कंसर्न कि गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, सस्ते कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज द इनफ है। ओनली कंसिडरेशन। एफिशिएंसी वाज द गाइडिंग प्रिंसिपल, आरओई। आरुषि आरोही ये वही फिर, इसे बर्बाद कर दिया दुनिया को यस, वैसे। बर्नानकी क्या बोलता था, आई एम पैराफ्रेजिंग हिम इम्प्लिसिटली, कि अगर डेट आ भी रही है हाउस होल्ड में, बट हाँ, उससे एसेट प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, एसेट प्राइसेस से वेल्थ इफेक्ट आएगा, वेल्थ इफेक्ट से कंजम्पशन आ गई, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये एक उस कंट्री की इकोनॉमिक्स है जो मैसिवली फाइनेंशियलाइज हो रही है एंड प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है। चाइना विल नॉट बाय दिस इकोनॉमिक्स इवन फॉर 1 सेकेंड। नेवर सी, यू नो दे वर्क ऑन मार्जिनल कॉस्ट। मारवाड़ी बिजनेसमैन की तरह 1 रुपए बना, 1 रुपए 10 पैसे मिला, बेच दे। यस, वो आरुषि नहीं देखता है कि यार यू सो राइट। सो उनके लिए इकोनॉमिक्स इज फॉर कॉमन मैन, नॉट फॉर शेयर होल्डर्स, एब्सोल्युटली। And राइट? that is why they are the best performing economy of the world, बट but the worst यस, शेयर बाजार। सो चॉइस उसी ट्रायंगल की आ जाती क्या है जो बात हमने है, बात की बिल्कुल थी, बिल्कुल। बैलेंस शीट, आरओई और स्केल। इंडिया आरओई और बैलेंस शीट की तरफ बैठा है, गवर्नमेंट अपनी बैलेंस शीट संभाले हुए है, कॉर्पोरेट्स अपनी बैलेंस शीट संभाले हुए है, शेयर होल्डर्स को आरओई चाहिए,
तो स्केल इसमें बनना नहीं मुश्किल है। बनेगा। इसलिए मुझे लगता है अजय कि ये वॉर पर्टिकुलरली उन कंट्रीज के लिए बड़ा वेकअप कॉल है जो फाइनेंशियलाइज हो चुकी हैं। हम्म विच इंक्लूड्स आई वुड अज्यूम यूके, यूके दोस्त यूएस तो लीडर एकदम ही हैंड्स हो में, गए। हाँ। इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत सारी मिल जाएंगी। यस। इंडिया भी कुछ हद तक मुझे लगता है उस बात पे है, हम्म वेयर फाइनेंशियल सेक्टर शेयर ऑफ जीडीपी ऊपर जा रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग नीचे आ रहा होता है, मार्केट हम्म कैप ऊपर जा रही होती है, इकोनॉमी पीछे रह जाती है। हम्म ये यूएस में हुआ है। हम्म सो द वे आई पुट इट इज दैट कुछ इकोनॉमीज ने फाइनेंशियल सेक्टर को मास्टर बनाया है, इकोनॉमी को सर्वेंट, और कुछ कंट्रीज ने इकोनॉमी को मास्टर बनाया, फाइनेंशियल सेक्टर को सर्वेंट। चाइना uses financial sector as an instrument to achieve economic objectives. उसमें मार्जिन बने ना बने, कहाँ लैंडिंग करनी है, किस इंटरेस्ट रेट पे लैंडिंग करनी है, ये मार्केट नहीं डिसाइड कर सकती। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर फार टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द फाइनेंशियल सेक्टर। and that's why they kept savings rate low forever and buying from the consumer यस and giving to producers. यस। सो उनका सिंपल फंडा था कि देखो, हाउस होल्ड्स को हमें 10 करोड़ लोगों को एग्रीकल्चर से निकालना, Yes. अगर हम उनको लेवरेज देंगे तो उनकी सेविंग नहीं मिलेगी, वो तो लेवरेज करके कंज्यूम करेंगे, तो हमें फॉरेन कैपिटल पे रिलाई करना पड़ेगा। फॉरेन कैपिटल पे रिलाई करोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हम देख ही रहे हैं इंडिया में भी कुछ हद तक। तो उन्होंने हाउस होल्ड की सेविंग बढ़ाने के लिए कंजम्पशन और लेवरेज को सप्रेस किया। वो सेविंग एज अ सब्सिडी वाज गिवन टू द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के कोई शेयर होल्डर्स नहीं थे कि वो उसको मार्केट कैप में ट्रांसफर कर दें। दे वर ब्रॉट इनटू नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स, Beautiful cycle. इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स का नेक्सस है। आप एक थंब रूल देखिए, आप यू ट्रैवल सो मच अजय, एंड आई एम नॉट आर्ग्यूइंग एज एन इकोनॉमिस्ट हियर, एज एन ऑब्जर्वर, Okay. लेमैन ऑब्जर्वर। ठीक है। अब पूरी दुनिया की कंट्रीज को रफली स्पीकिंग दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। एक जो हाउस होल्ड में लेवरेज की बेसिस पे ग्रो करती हैं, और एक लेवरेज हाउस होल्ड में नहीं डालती। जो कंट्रीज हाउस होल्ड लेवरेज पे ग्रो करती हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाता। यूएस, यूके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर 5 स्टेप पीछे रहता है इकोनॉमी से। और जो अच्छा। कंट्रीज हाउस होल्ड में लेवरेज नहीं डालती, मैं चाइना का एग्जांपल कहूंगा, लोगों को लगता है चाइना में डेट है, पर वो उसको एक क्लैरिफिकेशन वहां की जरूरत है। जो हाउस होल्ड में डेट नहीं डालती, प्रोडक्शन सेक्टर में डेट डालती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर 2 स्टेप इकोनॉमी से आगे चलता है। चाइना, कोरिया, जापान इन द हेड। पहले कैटेगरी में आपको यूएस यूके मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट, इस पे ना वी शुड स्पेंड सम टाइम इन द नेक्स्ट टॉक। ये या बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये। देखो, पढ़ूंगा इसके बारे में। या सो इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड लेवरेज से इकोनॉमी टेंड्स टू बिकम कंज्यूमर इकोनॉमी, रियल यस एस्टेट इकोनॉमी, यस एक्सपेंसिव इकोनॉमी, यस ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट इकोनॉमी, यस। मार्केट कैप इकोनॉमी। और जो हाउस होल्ड की सेविंग लेना चाहते हैं, देयरफॉर लेवरेज नहीं डालते, वो प्रोड्यूसर इकोनॉमी बनती है। ओके, बट एक चीज बताओ, एट स्केल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री वुड यू वांट टू बी हियर फर्स्ट एंड फाइनेंशियलाइज लेटर, और हमेशा ही एक नहीं, प्रोड्यूसर वाली मुझे होना रफली चाहिए? स्पीक, गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मुझे लगता है कि हर एक ग्रोथ मॉडल का शेल्फ लाइफ, ओके, $3,000 पे जो मॉडल चाहिए इज डिफरेंट फ्रॉम 15 to 30। करेक्ट। आपने देखना है आप कहाँ, आपका प्रायोरिटी क्या है। अगर तो एग्रीकल्चर शेयर की एक्सेस लेबर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एब्जॉर्ब कर चुका है, तब अलग बात है। देन यू नीड टू मेक अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी ठीक बात। पोटेंशियली। लेकिन अगर यही ट्रांजिशन नहीं हुआ है, एग्री टू मैन्युफैक्चरिंग, या तब फाइनेंशियलाइजेशन जल्दी नहीं करना चाहिए। अच्छा। सो लैटिन अमेरिका ने ये गलती की, 1980s में अपना कैपिटल अकाउंट खोल दिया। यस। कैपिटल आता है तो आरओई का फोकस बढ़ जाता है। बनना नेचुरल है। हम्म सो फाइनेंशियलाइज्ड इकोनॉमी यूएस का वेकअप कॉल है। मुझे लगता है कि यूएस, इफ इफ इट इज थिंकिंग राइटली, दुनिया में आरओई का प्रिंसिपल, इट वाज द रूलिंग प्रिंसिपल अजय। पॉलिटिशियंस प्लेड रिस्पेक्ट टू इट, बिजनेसेस, सेंट्रल बैंक्स, एनालिस्ट, एवरीबॉडी। वी ऑल डिड। अब ये देखिए, 1970 से पहले यूएस में एक स्लोगन होता था, व्हाट इज गुड फॉर जनरल मोटर्स इज गुड फॉर अमेरिका। व्हाट इज गुड फॉर जनरल मोटर्स इज गुड फॉर अमेरिका। पिछले 40 साल में व्हाट इज गुड फॉर S&P 500 इज इज गुड गुड फॉर। फॉर अमेरिका। ये चेंज होगा मुझे लगता है। कपिल, दो सेंटेंस में ना, दो पंक्तियों में ना, आपने तो एकदम निष्कर्ष ये निकाल पूरा दिया। ये क्या बात ट्रांजिशन है। है।
तो होगा क्या, मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है, मीडियम टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर एज शेयर ऑफ जीडीपी ग्लोबली पीक हो चुका है। ये जो पेंडुलम स्विंग हुआ 1980 टू 2020, तो आप जो कह रहे मास्टर्स ऑफ हैं, यूनिवर्स फाइनेंशियल सेक्टर था, मास्टर्स ऑफ तो यूनिवर्स। इनडायरेक्टली कपिल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में हम दोनों का महेश हो चुका है, अब तो फाइनेंशियल वाले हैं। बट एनीवे नहीं आप, कैपिटल कंट्रोल्स आएंगे, ओके, मार्जिन पे रिस्ट्रिक्शन आएगी, डिविडेंड्स पे रिस्ट्रिक्शन आएगी। इनडायरेक्टली तो परसों आरबीआई ने वो कर ही दिया है, ये रुपये सब में शॉर्टिंग बंद हो गई है। ट्रम्प बोल रहे हैं ना कि डिफेंस कंपनीज को डिविडेंड नहीं देने देंगे, या क्रेडिट कार्ड कंपनीज को 10% से ज्यादा चार्ज नहीं करने देंगे। आप सिंपल सी बात सोचिए कि अगर दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग इज मूविंग बैक होम, जी, फॉर एग्जाम्पल, हो रहा है, तो कैपिटल भी तो बैक होम मूव करेगी, बिल्कुल। नहीं तो बैठेगा हाँ, कैसे। बनेगा कैसे? हाँ, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन बोले ना कि अगर हम इतने बिलियन डॉलर्स यूएस भेजते हैं, डिफेंस हमें बनाना है, तो तुम कैपिटल वहां भेजोगे, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कैसे हमें बनेगा? कैसे बने। नहीं बनूंगा। अच्छा, सो दैट्स व्हाई से फाइनेंशियल सेक्टर शेयर ऑफ जीडीपी हैज पीक्ड आउट। ओके। तो इसमें इसके कई इंप्लीकेशंस होंगे। सेंट्रल बैंक्स द वे दे ऑपरेट वो चेंज होगा, द वे इकोनॉमिक्स इज थॉट अबाउट वो चेंज होगा, राइट। शायद इंजीनियर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ेगी बजाय कि फाइनेंशियल एनालिस्ट की, टोटली अग्री कपिल, मैं राइट। बता रहा हूँ, टोटली अग्री। आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। आपको मालूम है ना, मेरे कुछ मित्र हैं जो पैकेजिंग कंपनी चलाते हैं दिल्ली से। ओके, छोटा सा एग्जांपल, उदाहरण। तो मैंने एक वीडियो देखा, स्टाइरोफोम होता है ना, फोम, हाँ, उससे यूक्रेन ने एक ड्रोन बनाया है, अच्छा, स्टाइरोफोम से। और ये जो जो भी आर्मी ऑफिसर उन्होंने यूट्यूब में आके पूरी दुनिया को दिखाया है, कहते हैं कि यार हमें वो फ्लाइट कंट्रोलर होता है, मिल नहीं रहा था। हमने बहुत डिफेंस वाली कंपनी को ऑर्डर दिया, फाइनली मालूम है कहाँ मिला? अमेजॉन, अलीबाबा, पिंडुओडुआ, $3 में जितना माल चाहिए। अच्छा, स्टाइरोफोम है, एक फ्लाइट कंट्रोलर है, उसमें सारा कनेक्शन, नेविगेशन, कैमरा है, बम है और पंखा है। तो मेरे जो मित्र हैं दिल्ली वाले, ये लोग हाईटेक पैकेजिंग बनाते हैं, कार्डबोर्ड वुड एकदम टॉप एंड, कि टेस्ला का पार्ट देना है, आप बड़ा नहीं बना सकते लेकिन पुख्ता होना चाहिए। बिल्कुल। इनको जब आइडिया देखी, बोले अजय ये ड्रोन का तो हम इतना बढ़िया सस्ते मटेरियल से बना देंगे। इंजीनियरिंग माइंडसेट है, इमीडिएटली सॉल्यूशन है। यही थिंकिंग चाहिए, आप जो कह रहे हैं। ये शिफ्ट होगा, इसलिए मैं बोल फाइनेंशियल सेक्टर विच वाज द मास्टर ऑफ यूनिवर्स फॉर 40 इयर्स, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे फाइनेंशियलाइजेशन ज्यादा हुई। सो बेसिकली दुनिया ने ये सोचा कि चाइना वेस्टर्नाइज हो जाएगा, वेस्ट का चाइनीफिकेशन, क्या बात है। राइट, उल्टा हो रहा तो अगर दुनिया का चाइनीफिकेशन हो रहा है, अच्छा वर्ड है, है। चाइनीफिकेशन, भारत कहाँ फिट होता है? बिकॉज हम भी वेस्टर्न थिंकिंग, Yes. आरओसी ड्रिवन है, हम मार्जिनल कॉस्ट ड्रिवन अभी तक नहीं हुए। ये जो आपने त्रिकोण बनाया है, स्केल, बैलेंस शीट एंड आरओई, आरओई, ठीक है, ये अगर चाहिए, इस पे गिव अप मारना पड़ेगा। वही दैट्स व्हाई मुझे फाइनेंशियल सेक्टर का पीक है। तो फिर कैपिटल भी तो चाहिए कपिल। हाँ, तो अब वही वाली बात है कि आपको कैपिटल, अगर इकोनॉमी, सो बेसिकली मुझे क्या लगता है कि इसमें मॉडल क्या होगा, दुनिया के ग्रोथ रेट्स तो कम होंगे पर मोर सस्टेनेबल एंड बैलेंस ग्रोथ। बिल्कुल, 100%। ग्रोथ रेट्स दुनिया के ज्यादा क्यों आए, बिकॉज एक बैलेंस शीट को हमने इतनी ताकत दी कि वो अगले 20 साल की ग्रोथ 5 साल में ले सके, हम्म। यूएस की बैलेंस शीट। हम्म। तो उस चक्कर में फैक्ट्रीज लगी, बिकॉज 20 साल की डिमांड 5 साल में आई है, समझ गए आप मेरी बात। तो वो चीज जब चेंज होगी तो कंट्रीज विल हैव टू रिलाई मोर, आई मीन ऐसा नहीं है कि ट्रेड जीरो हो जाएगा, बट क्रिटिकल इंडस्ट्रीज, ताकि देखिए मैं हमने अपनी रिपोर्ट में, मुझे याद आया हमने कोट किया है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन वाज द फर्स्ट ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। उनकी बायोग्राफी भी है, आई थिंक रॉन चर्नो की, बहुत अच्छी बायोग्राफी, ब्रिलियंट मैन, जेन्युइनली ब्रिलियंट। genuinely brilliant, right? So he wrote a report on manufacturing, really, and he basically makes a point कि यूएस को ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस तो मिली है, विच इज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, लेकिन ट्रू सॉवरेंटी ऑफ अ कंट्री is dependent on how much manufacturing base the country has, critical supply chains कितना hold है।
ट्रू सॉवरेंटी वो है, नहीं तो कोई और कंट्री पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। ये हैमिल्टन का जो इनोवेशन था, अल्टीमेटली चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, ये हैमिल्टोनियन इकोनॉमिक्स से ग्रो किए हैं। यूएस इंक्लूडिंग 1860 से लेकर के सिविल वॉर से लेकर के 1920 तक बिल्कुल ऐसा ही मॉडल था। इंडिया को भी मुझे लगता है कुछ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ताकि क्रिटिकल सप्लाई चेन्स इंडिया में आ सकें, या एटलीस्ट लेवरेज हो कि हम ले सकें और दे सकें। सो फाइनेंशियल सेक्टर का थोड़ा जो ओवर ऑब्सेशन आरओई, मार्जिन्स, बैलेंस शीट अच्छे से हो गया है कि कम पैसे लगाऊं आप और इंडिया ज्यादा में बनाऊं। देखिए, चलो इंडिया की बात कर रहे हैं हम। हाँ 2013 में हमारा, आपको याद है, आईएनआर वाज ऑन अ फ्री फॉल। करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो 4% ऑफ जीडीपी, इन्फ्लेशन रफली 8-9% था। 63 से 67 गया था। रघुराम राजन ने एफएमपीज बनाए थे जस्ट टू कंट्रोल द। यस यस यस। आज भी आईएनआर गिर रहा है, राइट? 94 और 95। आरबीआई वही उसी तरह के मेजर्स, रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल कर रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बिफोर दिस वॉर स्टार्टेड वाज हार्डली 1% ऑफ जीडीपी। तब 4% था। उस वक्त सीपीआई 10% होता था, आज 2 से 3.5% के बीच में है। जितना फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस गवर्नमेंट ने दिखाई है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, कोई इमर्जिंग मार्केट में बहुत एग्जांपल दिखेंगे नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यस डू इट व्हाट दे हैव डन। यस। तो बैलेंस शीट गवर्नमेंट की भी एटलीस्ट अच्छी हो रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए हैं, बैलेंस शीट कॉर्पोरेट्स की बेस्ट है 20 ईयर्स में, बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। तो फॉरेनर्स व्हाई दे आर सेलिंग। अच्छा, कई बार क्या होता है, फेड टाइटन कर रहा होता है, तब कैपिटल आउटफ्लोज हो जाते हैं। फेड भी टाइटनिंग नहीं कर रहा नहीं है। कर रहा है। सो दोनों कल्प्रिट्स हिस्टोरिकली स्पीकिंग, या तो फेड की टाइटनिंग पुल्स कैपिटल आउट, या फिर आपकी खुद की वल्नरेबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि फॉरेनर्स फील के रिस्की होता जा रहा है, लेट्स पुल मनी आउट। दोनों ही नहीं है, फिर भी कैपिटल फ्लाइट हुआ इंडिया से। क्यों? यस मुझे लगता है पहली बार ग्रोथ का डिसअपॉइंटमेंट एंड वैल्यूएशन का हाई होना इज कॉजिंग दिस। सो इन अदर वर्ड्स, हमने बैलेंस शीट तो सब सुधार ली, बट उसके चक्कर में ग्रोथ का पेस स्लो हो गया है। जो तो कि हमें आपके, पेंडुलम थोड़ा ज्यादा उस तरफ ले गए। इनफैक्ट आपको याद होगा आपके कॉलीग प्रतीक से जो पिछला वीडियो था, यही आप लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, पिछली या रिपोर्ट आपकी या थी या कि कितना बैलेंस शीट इतनी अच्छी कर लोगे, अब ग्रोथ आप इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो इवेंचुअली कुछ भी नहीं बच पाएगा। सो वहां पे मुझे लगता है बैलेंस की जरूरत है इंडिया को भी। कई बार मुझे ऐसा लगता है ना कि अति जब होती है ना, तभी हम उठते या हैं। इनफैक्ट अति की बात से मुझे याद है, इनफैक्ट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और फंड नहीं हो रहा है बाहर के कैपिटल से। मुझे ऐसा लगता है, मेरी लिमिटेड नॉलेज में, ज्यादातर इकोनॉमीज के ग्रोथ मॉडल क्राइसिस के, इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद ही चेंज हुए। चेंज होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज। यस बताओ। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम क्या है? करंट अकाउंट बड़ा है या तो कैपिटल अकाउंट कम है, विच एवर वे यू वांट टू सी, करेक्ट? वो ठीक है। दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे। हाँ तो सॉल्यूशन भी फिर दो ही है, या तो कैपिटल अकाउंट को फिक्स कर लो, या तो करंट अकाउंट को फिक्स करो। करंट अकाउंट को फिक्स करने का मतलब है कि इसको सरप्लस की तरफ लेके जाओ ताकि दोबारा शॉक ना लगे। या कैपिटल अकाउंट को फिक्स करने का तरीका है कि अपनी बैलेंस शीट इतनी रॉक सॉलिड कर दो कि फॉरेनर्स को कभी डर ही ना लगे। ना लगे। पूरी दुनिया में आई कैन डिवाइड द कंट्रीज इनटू विच सॉल्यूशन दे हैव टेकन इन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये दो पाथ निकलते हैं। सो फॉर एग्जांपल, यूएस में 1970s में बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम हुई, हम भी बात कर रहे थे ना स्टैगफ्लेशन की, डॉलर पे कॉन्फिडेंस उठ रहा है, यूएस ने कहा कि हम ऐसा सिस्टम रन करेंगे कि इसके बाद कैपिटल आउटफ्लो हो ही ना। दे नेवर टुक अ कॉल के करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करके सरप्लस में पहुंचाओ, नहीं, कभी नहीं। वो सोल्यूशन नहीं किया। कैपिटल अकाउंट को कैसे फिक्स करना है, तो उन्होंने डॉलर सिस्टम बनाया, पेट्रो डॉलर सिस्टम बनाया कि ये तो कैपिटल अब आता रहेगा। ये है फाइनेंशियलाइजेशन का पाथ। आई गिव यू दूसरा एग्जांपल। चाइना गोज इनटू बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम 1994। चाइनीज renminbi falls very rapidly. China looks at solution on current account side कि ये डेफिसिट अगर प्रॉब्लम है तो हम इसको इसी सरप्लस को में सॉल्व लेकर। करो। हाँ 3 साल और आ गया है 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। कोरिया की करेंसी 40% नीचे, करंट अकाउंट डेफिसिट होता था तो याद क्या है था? मुझे, पूरा एशिया का वही वो था। दिन और आज का दिन करंट अकाउंट सरप्लस है वो कंट्री। यस उसने सोल्यूशन किस में ढूंढा अजय? कैपिटल अकाउंट में नहीं,
करंट अकाउंट में। इंडिया में 2013 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, आईएनआर जैसे आपने बताया गिरा। इंडिया ने सोल्यूशन किस में ढूंढा? कैपिटल अकाउंट। कि हम अपना इन्फ्लेशन, हम अपने रियल रेट्स, हम अपना मॉनेटरी क्रेडिबिलिटी, हम अपनी बैंक्स की बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट, इन्फ्लेशन ऐसा कर देंगे कि कैपिटल आउटफ्लो ही ना हो। तो हमने फाइनेंशियलाइजेशन का पाथ चूज किया। इन अदर वर्ड्स, देयर आर ओनली टू वेज आउट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। या तो आप फाइनेंशियलाइजेशन के पाथ पे चल पड़ो, विच मीन्स कि आप अपनी बैलेंस शीट बहुत ही कंट्रोल वे में रखेंगे, जो लैटिन अमेरिका ने किया 1980s में, जो इंडिया ने कुछ हद तक 2013 के बाद किया। या फिर चाइना कोरिया की तरह कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना बढ़ा देंगे कि बाहर की कैपिटल की जरूरत ही ना हो, तो अगर जरूरत ही नहीं है तो जाने का सवाल ही क्या है। तो फिर आपके बीच वाले एम पे ही आ जाते हैं, मनी, मटेरियल और मैन। मैन। मैन हमारे पास इनफ है, मिलिट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो अगर हम मटीरियलाइजेशन बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, तो करंट अकाउंट ऑटोमेटिकली हम माल ज्यादा बाहर दे पाएंगे। यस। नाउ ऑब्वियसली वर्ल्ड ऐसा हो रहा है जहां पे एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिल्ड इट्स ओन, तो ऑल वी नीड टू डू इज कि जो इंपोर्ट्स चीप आते हैं एटलीस्ट वो तो कट हो सके। यस। सो वो बात इंडिया को लेना चाहिए। आसान नहीं है, इसमें थोड़ा सा मार्केट्स को बैक सीट लेनी पड़ेगी। तो कपिल, ये जो एम वाली, दोनों एम की जो बात है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड मेन, आई विल नॉट से मिलिट्री, वी हैव मेन, मतलब ही बेसिकली नौकरियां। और मैं कई बार कहता हूं कि अगर आपको सेव ज्यादा चाहिए, पेड़ ज्यादा लगाने पड़ेंगे। सही बात। नौकरियां ज्यादा चाहिए, नए एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। और मैं एआई को लेके भारत पे बेरिश रहा हूं कि नौकरियां जा सकती हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजन बनाना पड़ेगा। करेक्ट। इस पे जॉब्स को लेके आपकी क्या व्यू है? सी, एआई इज अ थ्रेट, इसमें कोई सवाल दो राय नहीं है। नाउ देखिए, अगर तो वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और आप भी ग्रो कर रहे हैं, सो टेक्नोलॉजी का हिस्टोरिकल प्रोग्रेस टेल्स अस कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब्स, नेचर ऑफ जॉब्स हो जाता है। यस। एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं है गिरता है, किसी और इंडस्ट्री में चले जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। अगर सर्विसेज सेक्टर was our bread and butter in terms of many jobs and all that stuff, and incrementally that is not going to be because of AI, then the question is that is economy growing fast enough to absorb those people in other sectors by reskilling themselves? वो फिर क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आता है जो हम चले कि मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं खाली सर्विसेज के बेसिस पे not only the geopolitical order which is changing is conducive to it कि खाली सर्विसेज चलाई जाए, neither AI की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के दोनों ही पाथ इज लीडिंग टू कि हमें मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अप करना पड़ेगा। और एआई में तो मेरा थोड़ा सा फिलोसफिकल पॉइंट ये भी है कि जैसे हमारे अभी सभी बिजनेसेस बात करें एआई यूज हो, रिसर्च में भी राइट एआई यूज हो। सो मैं अपने टॉकिंग टू माई कलीग्स कि एक कोट पढ़ी थी मैंने, ये आई थिंक क्रिश्चियन मिथोलॉजी में है, idols which have ears but hear not and eyes but see not, those who trust them risk becoming like them। क्या बात है, मतलब क्या बात। मूर्ति है, उसके कान है बस सुनता नहीं है, आंखें हैं बट दिखता नहीं। अगर हम मूर्ति को पूरा भगवान ही मान लेंगे तो हम मूर्ति जैसे बन जाएंगे। वाह। सो मैं प्योरली फ्रॉम रिसर्च एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा था कि आईएआई का अडॉप्शन करना है, बट अगर मशीन आदमी जैसी दिखने लग जाए तो आदमी मशीन जैसा दिखने लग जाए। क्या बात है कपिल। सो वाह। सर्वेंट और मास्टर में कंफ्यूजन हो जाएगी, हु इज द सर्वेंट हु इज द मास्टर, जो इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर में कंफ्यूजन हुई पड़ी है, हु इज द सर्वेंट हु इज द मास्टर। पर लोगों का काउंटर ये होता है कि बट नॉलेज भी तो बढ़ेगी एआई से, इतना क्विकली हम ये सब कर सकते हैं, टाइम आ जाएगा एंड ऑल दैट। सो एक जूइश फिलोसफर है, उसने था उसने पूछा कि अगर इफ गॉड वांट्स अस टू नो एवरीथिंग, व्हाई डजंट ही टेल अस? बता दे। फिर सो आंसर करता है कि if God told us everything, in strictly speaking, will not know it because learning का time dimension है।
टाइम डायमेंशन है, एआई उस टाइम डायमेंशन को कोलैप्स कर रही है। तो जब उस कोलैप्स हो जाएगी तो आपको नॉलेज मिलेगी पर उसकी रिटेंटिविटी एंड है ही नहीं, ओनरशिप होगी ही नहीं। है ही, टोटली एग्री। आप विकिपीडिया पे कोई चीज समझते हैं, जैसे ए बी कुछ समझना है, आपको उस 5 सेकंड के लिए लगता है समझ में आ गई, 5 घंटे भी आप रिटेन नहीं कर सकते उसको। नहीं, अरे वो कई बार मैं मजाक में कहता हूँ अपनी बिटिया को, दिस इज लाइक कि यार मैंने ब्रूसली की पिक्चर देख ली तो मैं कराटे सीख गया। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो जो टाइम डायमेंशन है जिसको हम हटाना चाह रहे हैं। नहीं, यस। तीसरी चीज, चलो आपने एआई यूज कर लिया, आपके पास सपोजिटली टाइम आ गया, जो या 2 घंटे लगते थे 20 हाँ, मिनट में कर दिया। ठीक बात। अब बाकी टाइम में आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप रील्स ब्राउज कर रहे हो तो यू आर सड़ रहे बेटर हो, ऑफ विदाउट एआई। यस, क्वेश्चन है उस लेजर का कर क्या रही हो। सड़ रहे हो। दैट्स व्हाट। सो ये एआई कई तरह से, मतलब नॉट जस्ट जॉब्स, आई एम सेइंग इट्स अ बिगर क्वेश्चन मार्क कि नो, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट बताता हूँ आपको, विवेक बजाज से एक पॉडकास्ट हुआ था कुछ 2 हफ्ते पहले। विवेक ने यही पूछा कि अजय भैया एआई आप कैसे यूज कर रहे हो। मतलब विवेक, एआई की बात नहीं है, 2 हैं। एक हमारी याददाश्त होती थी, जो हिप्पोकैम्पस अपना ब्रेन का करेक्ट, मेमोराइज करना है। पुराने जमाने में पहाड़े याद हैं आज तक, फोन नंबर याद रहते थे, हम सुन के स्मृति, श्रुति स्मृति, वो बंद हो गया है। टोटली मेमोरी हमने आउटसोर्स कर दी फोन को। Yeah. एआई से क्या है ना, हम फ्रंटल लोब जो है ना हमारा सोचने वाला, वो भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं। तो हम तो गधे बन जाएंगे यार। That's what the difference between a man and animal, right? जो आपने कहा कि मैन विल बिकम मशीन, Yes. मशीन, यस। जैसे मेमोरी की बात आपने कही, मैं ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ रहा था, उसमें म्यूजेस होती हैं, 9 म्यूजेस। म्यूजेस आर द गॉडेसेस who inspire poet और playwright and all Yes, that. yes. जैसे होमर जब पहली लाइन शुरू करता है ओडिसी की, तो वो शुरू करता है हेल्प मी ओ म्यूज, मेरे को हेल्प करो, इंस्पायर मी टू राइट। नाउ आई वाज रीडिंग अ लिटिल डीपली, तो उन 9 म्यूजेस की जो मदर है, दैट्स मेमोरी, गॉडेस ऑफ मेमोरी। वाह, आर्ट और मेमोरी का लिंक है, वाह। बोथ आर टुगेदर वी नीड। जैसे आपने मेमोरी की बात की ना, वाह, ये कनेक्टेड है सब चीजें। तो आपने कहा मेमोरी भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगा, तो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल और मशीन विल कोलैप्स। सो ये लार्जर, मुझे लगता है जॉब से भी बड़ी चीज ये है। आई एम टोटली विथ यू कपिल, आई सी दैट। Yeah. हमारी शालिनी तो पढ़ाती हैं कॉलेज में, वो तो देख रही हैं कि लोग एआई करके लेके आ रहे हैं, आता कुछ नहीं है। एफिशिएंसी के नाम ओवरसोल्ड है ये चीज। देखिए फायदा बहुत है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं 2 इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स ही कर रहा हूँ बाय द वे। महीने 2 महीने में आपको बताऊँ, एक मेडिटेशन मशीन बना रहा हूँ Okay. टिबेटन बोल से, जो मुझे अपने लिए बनानी थी। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, एक कुछ हुआ था मेरे साथ। लेकिन उसकी रिसर्च एआई ने मुझे मदद करी है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं 100%। लेकिन वहां है कि रिसर्च करो मेरे लिए, डिसीजन मेरा है, थॉट प्रोसेस मेरा है। तो एनीवे, आई विल एंड ऑन एक गीता का श्लोक सुनाता हूं आपको कि देखिए, कुछ भी करने के लिए शुरू करना पड़ता है। सो एक वो कहते हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। अपना काम कर कौन्तेय, भले ही उसमें दोष है, त्याग मत करना। ओके, बट सेकेंड लाइन इज रियली पावरफुल, सर्वारंभा ही दोषेण, सर्वारंभ ही दोष। Every start, every endeavor has dosh, nothing is perfect. धूमे आग्नि वावृता, धुएं में हमेशा अग्नि के साथ आता है, अग्नि परफेक्ट नहीं होती। सो करो, सो वी हैव टू स्टार्ट। ये जो आप मैन्युफैक्चरिंग वाली बात बोल रहे हैं, सर्वारंभा ही दोषेण, वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू गेट ऑन इट। एम मैन्युफैक्चरिंग इंजन विथ एम, मेन ऑफ इंडिया एंड women ऑफ इंडिया, इज व्हाट वी नीड इन दिस न्यू वर्ल्ड। फिनेंशियलाइजेशन हमारे जैसे लोग का महेश हो रहा है। जो आप कह रहे हैं, ऑन दैट नोट माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया एज यूजुअल। थैंक यू। माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए। प्यार है तो उनको बताओ, आइडल की सुरक्षा